Hello everyone, welcome back to Y Academy. So as you know that we have started question answers on the topic acid, bases and salt. So let's continue these questions. Now today's first question is, and now today's video lecture will be something tough level of the questions. Okay, as compared to the शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड फॉर नीट एंड जेडब्ल्यू एग्जाम जिस तरह के वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं एसिड बेसिस के ऊपर, थोड़े से मैंने थोड़ा टफ लेवल लाई है क्वेश्चंस, ताकि आपको वहाँ पे अगर क्वेश्चन आया इस तरह से तो आप इजीली सॉल्व कर सकें. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डोलोमाइट. पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डोलोमाइट. डोलोमाइट का करेक्ट क्लासिफिकेशन कौन सा, ये यहाँ पे आपको पूछ रहा है. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिए आपको एन एसिड साल्ट, इट इज एन एसिड साल्ट. ऑप्शन बी मिक्स्ड साल्ट, मिक्स्ड साल्ट. ऑप्शन सी नॉर्मल साल्ट एंड ऑप्शन डी डबल साल्ट. डबल साल्ट. ठीक है, अभी डोलोमाइट एक कंपाउंड है और आपको पूछ रहा है उसका क्लासिफिकेशन किस चीज में आता है डोलोमाइट का, कि वो क्या एसिडिक साल्ट है, मिक्स्ड साल्ट है, नॉर्मल साल्ट है या डबल साल्ट है. अब एक्चुअल में साल्ट जो है, साल्ट के मेनली ये सब टाइप्स हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ठीक है, नॉर्मल, डबल साल्ट, इस तरह से. तो यहाँ पे पूछ रहा है डोलोमाइट. अभी पहले बताना चाहिए कि डोलोमाइट क्या है. तो ये जो डोलोमाइट है, एक्चुअली डोलोमाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, दो कॉम्बिनेशन है, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम कार्बोनेट का, MgCO3. तो ये इसके अंदर दो अलग अलग साल्ट यूज किए हैं. कौन से कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट. तो ये दो साल्ट का कॉम्बिनेशन है, इसलिए डोलोमाइट क्या है, एक इट इज अ डबल साल्ट. यहाँ पे दो साल्ट को मिक्स किया है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल साल्ट. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉम्बिनेशन याद रखो, डोलोमाइट इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट. Now, question number 2. Acetic acid, acetic acid, इसका फॉर्मूला है CH3COOH, is a weak acid because, acetic acid is a weak acid because, क्यों ये एक weak acid है. ऑप्शन दिए आपको, aqueous solution is acidic, its aqueous solution is acidic. Second option, it is highly ionized, it is highly ionized. Ionized मतलब आयन्स फॉर्म करना. नंबर सी, it is weakly ionized, it is weakly ionized. And the last option is it contains the COOH group, it contain the COOH group. अब जितने भी कंपाउंड्स है जिसमें COOH ग्रुप है वो तो एसिड है, बट एसिड के जो मेनली दो टाइप्स हैं एसिड्स, उनके स्ट्रेंथ के ऊपर दो टाइप होते हैं. एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और दूसरे होते हैं वीक एसिड्स. वन इज स्ट्रॉन्ग एंड वन इज वीक. अब स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, विच एसिड्स डिसोशिएट, मतलब उसके जो आयन्स है एसिड के अंदर से, तो उसके जो डिसोशिएशन है, जो उसके आयन्स बनाने की पावर है, डिसोशिएट्स कंप्लीटली. ये जो डिसोशिएट होता है वो कैसे होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट होता है. ठीक है, और जो वीक एसिड्स हैं ये डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली, इनका डिसोशिएशन कंप्लीट नहीं होता है. ठीक है, मतलब इसको ही क्या बोलेंगे, और में इसको क्या बोल सकते हैं, पार्शियल डिसोशिएशन. पार्शियल डिसोशिएशन भी बोल सकते हैं अपन. ठीक है,
तो आपको पूछ रहा है कि एसिडिक एसिड जो है एक वीक एसिड है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, पार्शियल डिसोसिएशन होने वाले कौन से एसिड से? वीक एसिड से, मतलब उसके आयंस जो है प्रॉपरली फॉर्म नहीं होते। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है उसको? इट इज वीकली आयोनाइज्ड। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही वीक आयोनाइज होता है। अगर मैं आपको इसका आयोनाइजेशन बताऊं तो यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। CH3COOH जो आयन्स हैं इसके बहुत कम फॉर्म होते हैं, और रिवर्स रिएक्शन दिखाते हैं कि आयन्स रिएक्शन के अंदर इसके भी आयन्स, मतलब ये वाले फॉर्म में भी होगा और आयोनिक फॉर्म में भी। अब इसके आयन्स कौन से बनते हैं? वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ एसिडिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड OOH। अब होता क्या है यहाँ पे, जो एसिडिक एसिड है ये एसिड है बिकॉज इट डोनेट्स H प्लस प्रोटॉन। तो कौन सा वाला प्रोटॉन निकलता है यहाँ से? क्योंकि ये एसिडिक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास नजदीक से अटैच है, इसलिए ये हाईली एसिडिक प्रोटॉन भी हो गया, इसको बोलते हैं एसिडिक प्रोटॉन। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों में ज्यादा पावर ऑक्सीजन की है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन ले लेगा, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शेयर हो जाएगी, मतलब अट्रैक्ट हो जाएगी ऑक्सीजन के पास, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए डबल हेडेड एरो निकाला अपन ने ऐसे, और ये H प्लस बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक तो रेडिकल्स बनेंगे दो, CH3COO। इस वाले O पे कौन सा चार्ज आएगा अभी? O माइनस, और बाहर क्या निकलेगा? H प्लस, राइट। इन दिस वे एसिडिक एसिड के ये आपको दो आयंस मिलेंगे, और यहाँ पे मैंने इस तरह का एरो दिखाया है ताकि ये जो है ना 50-50 होते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है, ठीक है, 50% होता है सिर्फ, इसलिए इसको वीकली आयोनाइज, इसके आयंस जो है बहुत ही वीक होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वीकली आयोनाइज्ड। समझ में आ गया? सो इट इज कॉल्ड एज अ वीक एसिड। और जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे कि H2SO4 है, HCl है, SNO3 है, ये सब जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ये कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, इसलिए उनको अपन स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। अच्छा, एसिड बेसिस साल्ट में ना एक और क्वेश्चन आता है, मैं आपको आगे क्वेश्चन जब आएगा ना तब बताता हूँ आपको वो। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following is not an amphiprotic species? पूछ रहा है not an amphiprotic species। अभी यहाँ पे जो एम्फीफ्रोटिक बोला ये आपके लिए थोड़ी सी न्यू कंसेप्ट है, समझाता हूँ क्या है। पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। बाइकार्बोनेट का एक रेडिकल दिया है HCO3 माइनस, फिर HPO4 माइनस दिया है, फिर OH माइनस दिया है, और H2PO4 माइनस माइनस दिया है। पूछ रहा है कि कौन सा वाला एम्फीप्रोटिक प्रोटॉन नहीं है, नॉट पूछा है आपको, ठीक है। देखो पहले समझ लो एम्फीप्रोटिक प्रोटॉन क्या होते हैं। मतलब ऐसे स्पेसीज जो प्रोटॉन को या फिर आयंस को डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं आयंस को, उसको बोलते हैं एम्फीप्रोटिक प्रोटॉन, ठीक है। अब इन अगर तीनों की बात करेंगे ना, तो एम्फीप्रोटिक स्पेसीज मतलब अभी बोला मैंने जो प्रोटॉन या आयंस को गेन या लूज कर सकते हैं उनको। अब यहाँ पे HCO3 माइनस जो केस है, इसमें कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी है जो यहाँ हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल के, तो ये तो नहीं हो गया, ठीक है। आपको पूछ रहा है नॉट, तो ये एम्फीफ्लोरिक प्रोटॉन है क्योंकि यहाँ से H प्लस डोनेट कर सकता है। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो फॉस्फेट के पास भी एक H है जो इसको डोनेट कर सकता है, वो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, लूज कर सकता है। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो इसके पास दो दो H प्लस है, ठीक है, ये भी जो डोनेट कर सकता है। बट यहाँ पे जो OH माइनस है, एक्सेप्ट दिस OH माइनस ऑल अदर स्पीसीज आर एम्फीप्रोटिक इन नेचर। OH माइनस कैन गेन अ प्रोटॉन टू फॉर्म वाटर बट इट कैन नॉट लूज, वहां पे वो लूज नहीं कर सकता, ठीक है, H प्लस देके, इसलिए वो यहाँ पे एम्फीप्रोटिक जो है वो नहीं है, ठीक है। एम्फीप्रोटिक विच कैन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन बोथ साइमल्टेनियस, दोनों भी करने आना चाहिए, ठीक है, वैसे को बोलते हैं एम्फी, मतलब दोनों तरफ, प्रोटॉन लूज भी और प्रोटॉन गेन भी करने आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। 3 reactions involving H2PO4 minus are given below। पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। 3 reactions involving H2PO4 minus are given below।
are given below. फर्स्ट रिएक्शन है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इसको वाटर में डिसोशिएट किया है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस एंड H2PO4 माइनस. सेकेंड, H2PO4 माइनस प्लस H2O, HPO4 माइनस एंड H3O प्लस. नाउ थर्ड रिएक्शन दी है यहाँ पे H2PO4 minus plus OH minus, it gives H3PO4 plus O minus minus. In which of the following above H2PO4 minus act as an acid? Which of the above reaction H2PO4 minus is acting as acid? कौन से वाले रिएक्शन में H2PO4 जो है वो एसिड की तरह रिएक्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड ओनली, ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 थर्ड ओनली, एंड ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट ओनली. ठीक है, पूछ रहा है कौन सा यहाँ पे रिएक्ट होगा. देखो अभी एसिड का पूछ रहा है, मतलब एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H प्लस को डोनेट करते हैं. आई होप आपको पूरी स्क्रीन दिख रही है. ठीक है, क्लियरली. हाँ ठीक है, तो H प्लस आयन कौन से होते हैं जो डोनेट करते हैं, मतलब एसिड उसको बोलते हैं जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं. तो आपको पता करना है कि इसमें से कौन से रिएक्शन में जो H2PO4 है वो एसिड की तरह एक्ट हो रहा है. देखो फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, यहाँ पे तो H2PO4 बोला है, मतलब H3PO4 तो आएगा नहीं, पहला ऑप्शन तो कट गया यहाँ पे. ठीक है, चलो यहाँ पे H2PO4 फॉर्म हो रहा है, इसलिए एक बार इसको देख लेते हैं. H3PO4 प्लस वाटर गिव्स H3O प्लस प्लस H2PO4 माइनस. अब यहाँ पे अगर बात करेंगे H3PO4 से H2PO4 फॉर्म होने की, अब H2PO4 एसिड की तरह एक्ट होगा, मतलब इसमें से एक H प्लस डोनेट होना चाहिए. किसमें से? H3PO4 में से नहीं, H2PO4 के बारे में सवाल किया है. तो ये एसिड कब एज ए एसिड कब रिएक्ट होगा? जब इसमें से H प्लस जाएगा और एक, तो यहाँ पे तो इसमें से कुछ भी नहीं जा रहा है. ठीक है, सेकंड रिएक्शन में, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, तो जहां जहां फर्स्ट है वो ऑप्शन अपने कट गए. देखो इसको बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड. जिस जिस ऑप्शन पे आपको फुल कॉन्फिडेंस आ गया ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि H2PO4 के बारे में पूछा है, H3PO4 की रिएक्शन लेके क्या करेंगे अपन, इसकी रिएक्शन देखनी पड़ेगी ना. तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो कहीं पे भी नहीं आएगा, मतलब जहां जहां फर्स्ट वाला था वो दो ऑप्शन कट गए. अभी आप 50-50 पे हो, समझ में आ रहा है? 50% 50% पे. तो अब अंदाजा लगा सकते हो कि चलो दो ऑप्शन में से कौन सा है. अभी ध्यान देना, H2PO4 माइनस प्लस OH माइनस, इट गिव्स H3PO4 प्लस O माइनस माइनस. डिफरेंस क्या लग रहा है आपको इन दोनों में? थोड़ा ध्यान से देखना, आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? जो हाइड्रोजन है यहाँ पे दो ही थे, यहाँ पे एक है, मतलब प्रोटॉन इसने फिर से एक्सेप्ट किया है, ना कि डोनेट किया है. एसिड किसको बोलते हैं? जैसे कि मैंने आपको कल 3 कंसेप्ट बताए थे. अरेनियस की एक कंसेप्ट थी, कौन सी वाली? अरेनियस ने क्या बोला था? एसिड वो है जो H प्लस आयन देते हैं, डोनेट करते हैं, और बेसिस वो है जो OH माइनस आयन को एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, फिर लॉरी ब्रॉन्स्टेड के बारे में बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में. लॉरी ब्रॉन्स्टेड, इन लोगों ने क्या बोला था कि जो एसिड्स हैं वो प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H प्लस, वो डोनेट करते हैं, और जो बेस है वो H प्लस यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं. ये बताया था ना मैंने इसके पहले भी. और लास्ट में एक बताया था लेविस थ्योरी. तो लेविस की थ्योरी भी याद रखना. लेविस थ्योरी में जो एसिड्स होते हैं वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, और ये लोग लोन पेयर को डोनेट करेंगे. राइट, दे विल डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे पूरी तरीके से? इस तरह से याद रखना कि ये लोन पेयर एक्सेप्ट या लोन पेयर डोनेट करेंगे, तो याद रहेगा. राइट,
तो एंड तक इसको याद रखना है। आई थिंक आपको एंड वाला इधर का नहीं दिख रहा है, अभी इसको हिला भी नहीं सक रहे, ठीक है। इसका अपोजिट याद रखना, H प्लस डोनेट, उधर बेस में OH माइनस एक्सेप्ट, यहाँ पे प्रोटॉन H प्लस डोनेट, OH प्लस प्रोटॉन एक्सेप्ट, लोन पेयर एक्सेप्ट, लोन पेयर डोनेट, इस तरह से याद रखो। तो देखो यहाँ पे जो है अपने को पूछ रहा है एसिड बोल के कब रिएक्ट करेगा, तो लॉरी ब्रोंस्टेड की थ्योरी याद करो। इसमें एसिड वो होते हैं जो लोन H प्लस को प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, बट यहाँ तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या बोल के एक्ट हो गया, बेस बोल के एक्ट हो गया। H प्लस को एक्सेप्ट किया इसने, मतलब ये है, तो अपना ऑप्शन कट गया। अब जहां जहां 3 है उसको भी कटा दो, लिए लो, ये भी कट गया। अब बचा ही क्या, सेकंड ऑप्शन। चलो फिर भी ट्राई कर लेते, देखते हैं। H2PO4 माइनस प्लस वाटर क्या बना, HPO4 माइनस प्लस हाइड्रोनियम आयन, मतलब दो H2O था, पहले H2O था और एक H ले लिया ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। देखो H3O पॉजिटिव कैसे फॉर्म होता है, अब ये H है, ये H है, H है, ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसके पास, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब उसके बाद इलेक्ट्रॉन भी 8 है, प्रोटॉन भी 8 है, और जो एटॉमिक मास है 16, तो न्यूट्रॉन भी 8 है। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है ना उसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको बोलते हैं लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें से ये क्या करता है, ऑक्सीजन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करके क्या करेगा, इसमें से जो H प्लस आएगा H2PO4 में से, इसमें से एक H बाहर कैसे आएगा, H प्लस के फॉर्म में आएगा। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देता है और दोनों आपस में एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन तो एक ही है, पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3, इसलिए क्या लिखा है H3O, और ऑक्सीजन ने तो अपना दिल बड़ा किया है, उस चक्कर में उसका लॉस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, इसलिए उसके ऊपर क्या चार्ज दिखाएंगे, प्लस चार्ज दिखाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा A option. Second reaction is the only reaction which is showing the H2PO4 minus is acting as a acid. Is it clear? तो थोड़ा सा ये तीन जो कंसेप्ट मैंने बताए थे ना आपको, एरेनियस की, लेविस की और लॉरी ब्रॉन्स्टेड की, तो इन तीनों को भी याद रखो, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन किस बेस पे पूछा गया है ये आपको पता होना चाहिए। हर वक्त H प्लस मतलब एसिड, OH मतलब OH माइनस मतलब बेस, ऐसे नहीं होता है। कुछ साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से अपने अपने कंसेप्ट देकर डिफाइन किया है, तो आपको उस तरह से वो आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following compound is most acidic, which of the following compound is most acidic, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा वाला कंपाउंड है पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 Cl2O7, ऑप्शन नंबर 2 P4O10, ऑप्शन नंबर सी B2O3, ठीक है। अभी यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता करना है कि किसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है। अभी देखो सिंपल, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता करना है तो आपको पहले तो क्या पता है कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेज व्हिच गिव्स H प्लस आयन, या फिर प्रोटॉन डोनर, या फिर लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले। बट यहाँ पर तो आपको कोई भी तीनों में से केस कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो एसिड बेसिस की थेरीज है ना, कम से कम 7 से 8 थेरीज है, अलग अलग साइंटिस्ट ने वो थेरीज पुट फोर्थ किए हैं। उसमें से एक थेरी ये बोलती है कि जो एसिड्स होते हैं, जो उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ज्यादा होता है। अभी आप लोग बोलेंगे ये ऑक्सीडेशन नंबर की क्या उठाना है, ये भानगढ़ क्या है ये। देखो ऑक्सीडे ऑक्सीडेशन नंबर, अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एक्चुअल में ये एक नंबर है 1 2 3 4 5 ऐसा, ये एक एलिमेंट के लिए होता है कि उससे आप क्या पता कर सकते हो कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट किए हैं या तो एक्सेप्ट किए हैं, ये आप वहां से पता कर सकते हो। देखो अगर मैं आपको जनरली ना रिएक्शंस के कुछ टाइप्स बताऊं, टोटल 5 टाइप के अपन देखते हैं, कॉम्बिनेशन, एलिमिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट में एक देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। कौन से देखते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब इस टाइप के रिएक्शंस को अगर अपन ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे रेडॉक्स का मीनिंग ही क्या होता है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन
और रिडक्शन दोनों हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीडेशन मीन्स हाँ, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन उसी का होता है जिसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। देन रिडक्शन किसको बोलेंगे? जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है गेन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो गया तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं रिडक्शन। और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब वो स्पेसीज जिसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। अपोजिट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो रिडक्शन है। सॉरी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो भी रिडक्शन है। यहाँ पे एडिशन तो वहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इधर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो रिडक्शन। समझ में आ रहा है? रिड्यूस होना मतलब हाइड्रोजन ऐड होना। और एक मेथड आती है नंबर 4 में, कि अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है बोलते हैं, और किसी का ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसका रिडक्शन हो गया, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लो, ये 4 डेफिनेशन आपको हमेशा पूछे जाएंगे और ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन मीन्स 4 तरह से डिफाइन करेंगे। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर कहीं पे आपको हाइड्रोजन रिमूव होता दिखे उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है किसी एलिमेंट का तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन। ठीक है, इसका ना अपन एक एग्जांपल लेके पहले चेक करते हैं ताकि आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ जाए। फिर वो समझ में आया तो मैं यहाँ पे इसका आंसर आपको दिखाता हूँ। जिनको आता होगा उन लोगों को आंसर मिल भी गया होगा। ठीक है, फिर भी अपन सबके लिए एक बार यहाँ पे करके दिखाते हैं। सपोज एक रेडॉक्स रिएक्शन है, कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे फॉर्म हो गया क्यू कॉपर एंड वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन है। अभी इसको अपने को डिफाइन करना है कि कौन से स्पेसीज का ऑक्सीडेशन हुआ है और कौन से स्पेसीज का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, चलो पता करेंगे। अगर मैं रिएक्टेंट, एरो की इधर क्या होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में से कॉपर ऑक्साइड को देखूं और प्रोडक्ट में के कॉपर को देखूं तो मुझे क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? बताओ। जो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर है यहाँ पे रिएक्टेंट में, उसके साथ में क्या था? ऑक्सीजन था, और इधर ऑक्सीजन इल्ले, नो ऑक्सीजन, तो क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसी को क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को ही इसको बोलेंगे रिडक्शन। इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। सिंपल मेथड थी समझने की है। ठीक है, अभी ऊपर देखो, रिएक्टेंट में H2 है और इधर H2O है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसी को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि रिडक्शन किसका हुआ है? क्यूप्रस ऑक्साइड का। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? H2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर से भी इसको एक बार अपन कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो, ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है ना यहाँ पे, और यहाँ पे जो कॉपर है अपना, इन दोनों में क्या फर्क है ऑक्सीडेशन नंबर में? जो क्यूप्रस ऑक्साइड है इसमें Cu और ऑक्सीजन, Cu की वैलेंसी यहाँ पे होती है प्लस प्लस और ऑक्सीजन की होती है माइनस माइनस। ठीक है, सपोज आपको पता ही नहीं है कि क्यूप्रस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या है आपको पता ही नहीं है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए या कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। ठीक है, या एक्सेप्ट किए हैं। बट आपको इतना पता है कि ऑक्सीजन जो है हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इतना तो पता है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और उसके पास नियरेस्ट नोबल गैस का एलिमेंट 10 है, तो ये एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन करता है हमेशा, स्टेबल होने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए।
इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन, इतना तो पता है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है। अगर आपको पता करनी है एक्स की, सॉरी कॉपर की, तो उसको एक्स कंसिडर करो, दोनों का कॉम्बिनेशन करके प्लस साइन दिखाओ। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है -2, तो ब्रैकेट में लिखना -2। और इस मॉलिक्यूल के बाहर कहीं पे यहाँ पे ऊपर कुछ 0 1 2 नंबर है क्या? नहीं है, 1 2 3 4 कुछ नहीं होता, मतलब इक्वल टू 0 कर देने का। आई विल रिपीट, आपको पता करना है कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो ऑक्सीजन का तो आपको पता है, ऑक्सीजन माइनस माइनस होता है, तो एक्स कंसिडर करो कॉपर के लिए, प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू -2 उधर जाके क्या हो जाएगा? +2। तो क्या फॉर्म हो गया? x इक्वल टू +2 मीन्स इसकी जो स्टेट, ऑक्सीजन स्टेट है, वो क्या थी यहाँ पे? यहाँ पे थी उसकी स्टेट +2। इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर। कितनी है? +2 ऑक्सीडेशन नंबर है। और अगर इधर देखेंगे कॉपर की, तो कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। मतलब ना ही उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो दैट ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। अभी मुझे बताओ, कॉपर के ऊपर पहले +2 मतलब इसके ऊपर पहले कर्जा था, ठीक है, लोन था इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन का, इसका लॉस हो गया था 2 इलेक्ट्रॉन का। वो लॉस से लेकर जब रिएक्शन हुई तो इसका डिफरेंस क्या हो रहा है? अब 0 पे आ गया, मतलब इसका कर्जा पूरा हट गया है। ठीक है, पहले इसका बहुत घाटा था, +2 था, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए थे, बट रिएक्शन होने के बाद इसकी स्टेट कौन सी आ गई? 0 पे आ गई, मतलब ये अब नॉर्मल हो गया। मतलब मुझे बताओ, कर्जा कब फेड सकता है? जब इसके पास कहीं और से तो पैसे आए होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन आए होंगे, तभी तो ये नॉर्मल हो गया ना। मतलब इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है? कहीं और से लिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं? रिडक्शन। समझ में आ रहा है क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। इतनी सिंपल कंसेप्ट है, अगर समझ में आ गई तो बहुत इजी है। ठीक है, +2 मतलब पहले इसका घाटा था, इसका नुकसान हो गया था, इसके ऊपर सपोज 2 रुपये किसी को देना था इसको, ठीक है, बट जब रिएक्शन हुई तो इसके पास 0 है, अभी इसको किसको देना वगैरह नहीं है किसी का, अब नॉर्मल है ये। ठीक है, तो ये देना जो था 2 रुपये का, ये कैसे दिया इसने? कहीं से तो इलेक्ट्रॉन लिए तभी तो दिया, मतलब पहले क्या हुआ? गेन हुआ। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पे इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलेंगे। समझ में आ गया? अभी देखो इसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, सेम कंसेप्ट यहाँ पे। अब हाइड्रोजन नॉर्मल स्टेट में है, फ्री स्टेट में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? 0 थी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जब यहाँ आ गया हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, ऐसे 2 है, तो यहाँ पे स्टेट क्या हो गई उसकी? फॉर ईच हाइड्रोजन इट विल बी, फॉर ईच हाइड्रोजन इट विल बी +1, राइट। एक हाइड्रोजन के लिए +1 है ऐसी। तो क्या करोगे? देखो इसका एक बार मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालना है इसका। देखो आपको हाइड्रोजन की पता नहीं है, एक्स कंसिडर करो। कितने हाइड्रोजन है ऐसे? 2, इसलिए क्या लिख दिया? 2x। कितने हाइड्रोजन है? 2, सो वी हैव रिटन 2x। अभी 2x प्लस, एक ऑक्सीजन पे हमेशा क्या होता है? -2 का चार्ज होता है, अभी जस्ट याद किया अपन ने। और यही -2 क्या होगा फिर आगे जाके? इसके ऊपर कोई है क्या कॉम्प्लेक्स के ऊपर नंबर? नहीं है, मतलब क्या होगा? 0 हो जाएगा, राइट। अभी प्लस माइनस क्या होगा? माइनस इक्वल टू 0। अब 2x अगर सपोज -2 उधर जाएगा तो क्या होगा? +2। ठीक है, और अगर x रख दूं मैं सिर्फ, यहाँ पे 2x मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाके क्या होगा? डिवाइडेशन में होगा। 2 2 गेट कैंसल, क्या बचा? +1। मतलब एक हाइड्रोजन की क्या आ गई? +1 आ गई। समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया उसका? +1। ठीक है, नाउ अभी देखो हाइड्रोजन का पहले रिएक्शन होने से पहले वो एक नॉर्मल बंदा था बेचारा, किसी का इलेक्ट्रॉन देना नहीं था, किसी का लेना नहीं था। ठीक है, हाँ, बट जब जब रिएक्शन हो गई तो उसके ऊपर कर्जा आ गया बेचारे के ऊपर। कितना कर्जा आया? 1 इलेक्ट्रॉन का। मतलब पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन लूज होने पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो इलेक्ट्रॉन लूज होना मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी कंसेप्ट लगा लो आप, आपको यही दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आ गया ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? चलो अभी अपने को इन जो ऑप्शंस है ना अपने पास, इन ऑप्शंस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है।
चलो अभी पता करो आप लोग फटाफट। पहला ऑप्शन क्या दिया है? चलो अपन उल्टा चलते हैं, ठीक है। B2O3 में जाते हैं, B2O3 में एंड से चलते हैं ऊपर। B2O3, ठीक है। देखो सॉरी B2O3। अब ये बोरॉन है, बोरॉन सेंट्रल एटम कौन सा है? बोरॉन। यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे फास्फोरस है, यहाँ पे क्लोरीन है। आपको इन चारों का निकालना है वन बाय वन, ठीक है। चलो फर्स्ट वन देखते हैं अपन पहले बोरॉन का। आपको बोरॉन का सपोज पता ही नहीं है, कंसिडर करो एक्स। कितने बोरॉन है? 2। क्या लिख दो? 2 प्लस। अब एक ऑक्सीजन पे आपको पता है कितना होता है? -2। बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? ऐसे 3 है, तो -2 × 3 कितना आएगा? -6। ब्रैकेट में लिख देना। इसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह है नहीं है, तो क्या लिख देना? 0 लिख देना। अभी 2x प्लस माइनस, माइनस इक्वल टू 0। माइनस प्लस उधर जाके क्या होगा? प्लस, सॉरी -6 उधर जाके क्या होगा? +6। अभी ये जो x है +6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 2 था, यहाँ पे कहाँ जाएगा? डिवाइडेशन में। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू क्या मिल गई? +3 मिल गई। ओके, +3। मतलब बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है, ठीक है। समझ में आ गया? देखो मैं इधर लिखता हूँ, बोरॉन की क्या आ रही है? +3। अपने को पता करना है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मोस्ट एसिडिक होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो बोरॉन ने तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं भाई। चलो आगे चलते हैं, दूसरे वाले का चेक करते हैं। SO3 कौन है अगला वाला अपना? SO3। सल्फर की आपको कैलकुलेट करनी है, कंसिडर एज X प्लस। एक ऑक्सीजन पे -2, तो 3 ऑक्सीजन पे -6। ब्रैकेट में लिखो -6, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 0। प्लस माइनस -6 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू -6 हो जाएगा, क्या होगा? +6। तो एक्स की मतलब सल्फर की वैल्यू क्या मिल गई आपको? कितने ऑक्सीडेशन नंबर है उसका? +6 उसका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है। चलो दूसरे का चेक करते हैं। मतलब बोरॉन से ज्यादा एसिडिक कौन है? सल्फर है, इसलिए बोरॉन तो कट गया भाई, है ना, क्योंकि ये तो कम वाला एसिडिक है। ये भी एसिडिक है बट एज कम्पेयर टू SO3 थोड़ा सा कम है, इसलिए ये तो कट गया। अभी चलते हैं P4O10। चलो फॉस्फोरस की निकालनी है। एक्स कंसिडर करो, कितने फॉस्फोरस है? 4 फॉस्फोरस है प्लस। अब एक ऑक्सीजन पे -2, तो 10 पे कितनी होगी? -20 इक्वल टू, ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 आएगा। नाउ 4x प्लस माइनस -20 इक्वल टू 0। 4x -20 उधर जाके क्या होगा? +20। 4x इक्वल टू 20। अच्छा ठीक है, यहीं पे करता हूँ मैं। अब x इक्वल टू 4x मल्टीप्लीकेशन में उधर क्या होगा? डिवाइडेशन में होगा। 4 1 जा 1, 4 5 जा 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई? +5। तो यहाँ पे फॉस्फोरस की वैल्यू है +5। देखो सल्फर की ज्यादा है, +6 है, फॉस्फोरस की कम है, मतलब फॉस्फोरस भी कट गया, ठीक है। अभी बचा है लास्ट वाला ऑप्शन, चलो उसको भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। Cl2O7। कंसिडर X एज अ क्लोरीन प्लस। कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन पे होता है -2, तो 7 पे कितना होगा? -14। -14 ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के बाहर नो चार्ज तो 0 आएगा। 2x प्लस माइनस -14 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? सिंपल मैथमेटिक्स है। अब 2x -14 उधर जाके क्या होगा? +14। x इक्वल टू +14 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल टू +7। हे माँ, +7 आ गया इसका, तो मतलब +6 से भी ज्यादा आ गया, तो ऑब्वियसली ये भी कट गया। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? +7 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, वो भी ज्यादा क्या हो सकता है? एसिडिक हो सकता है। तो आपको हर तरीके से चेक करना है ये 3 कंसेप्ट, अरेनियस की, लॉरे ब्रोंस्टेड की, लेविस की, और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन नंबर की। तो ऐसे ही हट के क्वेश्चंस आते हैं चाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में, ताकि आपको देखो
अगर पेपर इजी आएगा तो हर कोई क्रैक कर लेगा, बट टफनेस वो यहीं पे बढ़ाते हैं। और कितना बेसिक कंसेप्ट था, नंबर चेक करना था सिर्फ। आप लोग वह जिसको पता नहीं होगा ना, वो यही सोचते रह जाएगा कि यहाँ ना H प्लस है ना OH माइनस है, तो ये एसिड ही कैसे हो गया। दूसरा कोई होगा तो यही सोचते बैठता, राइट, ये एसिड ही नहीं है, ये बेस ही नहीं है, ये बोलता वो। तो समझ में आ गया कैसे पता करना था ऑक्सीडेशन, नंबर पे पता करना था। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। आइडेंटिफाई द बेसिक साल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, साल्ट के टाइप्स वाला है, अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अपन इसको आगे के लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है, आई होप जितने क्वेश्चंस अभी अपन ने कराए हैं इतने आपने अच्छे से किए होंगे। ठीक है, इनको अच्छे से करो, और जो भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मालूमात जहाँ पे मिल रही है उसको पॉइंट डाउन करो। ठीक है, मतलब नोट डाउन करो, उसको पॉइंट आउट करो, ताकि आपको एग्जाम के वक्त इजी जाए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा इजी है, तो ये हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 वाला है शायद। चलो, which of the following can be considered as example of olfactory indicator? इंडिकेटर जो अपन ने देखे थे फर्स्ट लेक्चर में, उसमें ये भी एक टाइप के इंडिकेटर होते हैं जो कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन सा है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑनियन, सेकंड ऑप्शन दिया है मिथाइल ऑरेंज, थर्ड ऑप्शन दिया है टर्मरिक, एंड लास्ट ऑप्शन इज चाइना रोज। देखो बहुत इजी है, आपको तीन तो पता चल भी गए। इंडिकेटर के नेचुरल और सिंथेटिक तीन तो आप, सॉरी दो तो मिल गए आपको। ये दो क्या है, नेचुरल में आता है, ये कहाँ आता है, सिंथेटिक में आता है, तो बच्चा क्या, ऑनियन। अभी देखो मीनिंग समझाता हूँ। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता है अपने बॉडी में ना एक ऑल फैक्ट्री नर्व होती है। ठीक है, कौन सी नर्व, ऑल फैक्ट्री नर्व। अगर ये सिंपल इस तरह से एक डायग्राम निकाल के बताऊं मैं, तो अगर ये स्ट्रक्चर है इस तरह से, हंसना मत, ठीक है। तो ये जो नोज में से जो नर्व आती है इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व है, ये ऑल्फैक्टरी नर्व से क्या होता है, अपने को स्मेल वगैरह ओडर वगैरह पता चलती है, राइट। तो ये जो ऑल्फैक्टरी वर्ड आया है यहीं से आया है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, मतलब कि आप ऐसे भी कुछ इंडिकेटर हैं जब वो आप एसिड में डालोगे या बेस में डालोगे ना, तो आपको एक स्पेशल टाइप की स्मेल आएगी वहां से। एक स्पेशल टाइप की स्मेल आपको वहां पे ऑब्जर्व होती है, स्मेल आपको आती है, ओडर आती है। तो आप उसमें से पता कर सकते हो कि कौन से एसिड कंपाउंड है और कौन से बेस कंपाउंड है। ठीक है, जैसे कि आपने को पता है एसिड्स आर, अपने को टेस्ट से पता है एसिड्स आर सुअर इन टेस्ट, बिटर, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। बट कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनका आप स्मेल लेकर भी बोल सकते हो। तो जो इंडिकेटर्स हैं जो ऐड करने पड़ते हैं ऐसे अलग अलग स्मेल आने के लिए, उसमें से एक है ऑनियन। ऑनियन का जो है एसिड में एक डिफरेंट स्मेल आता है और बेस में एक डिफरेंट स्मेल आता है। तो इस तरह से जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, इसका आप यूज करके गिवन सब्सटेंस जो है आपका एसिडिक है या बेसिक है, या आप उसको पता कर सकते हो। सो दीज आर कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये तो सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब जो लेबोरेटरी में बनाते हैं, मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करता हूँ। सिंथेटिक इंडिकेटर्स अपन ने देखा है, इसमें और दो आते हैं, एक होता है फिनोल्फ्थैलीन, राइट, वन इज फिनोल्फ्थैलीन एंड सेकंड वन इज यहाँ पे मिथाइल रेड भी एक देखा था, ये मिथाइल ऑरेंज है, ऐसा ही होता है मिथाइल रेड भी होता है। और ये दो तो नेचुरल है। इसमें और एक आता है लिटमस पेपर, इसके ऊपर एक एमसीक्यू बताया था लिटमस पेपर के ऊपर। लिटमस पेपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट, यस, हाँ करेक्ट, लाइकेन। कौन सा वाला आएगा, लाइकेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है। तो एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ठीक है, इन सब के कलर चेंजेस वगैरह याद रखना। चाहे तो मैं आपको एक बार लिख देता हूँ कि कौन सा क्या कलर शो करता है वो। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल है। जितने क्वेश्चन अपन ने आज कराए 5-6 क्वेश्चन, सबके सबके जरा टफनेस हार्ड थी, इसलिए आज कम क्वेश्चन हुए हैं। बट अगले वीडियो लेक्चर में और कंटिन्यू करूंगा ऐसे ही क्वेश्चन, तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। जो भी डाउट है आप वहाँ पे जब लाइव लेक्चर आएगा उसमें पूछ सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पर हमको क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपके वहाँ पे क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, एग्जाम अभी नज़दीक ही आने वाली है। सो वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और कोई भी डाउट है तो पूछो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। और अगर
मेनली तो आपका 10th का सिलेबस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आपको ये टॉपिक है एसिड बेसिस साल्ट वाला, राइट? तो उसको भी अच्छे से करो, ठीक है? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होंगे तो वो भी रीड करो, ताकि जो कुछ क्वेश्चंस आए तो सीबीएसई स्कूल के जो टेक्स्ट बुक हैं उसमें से थोड़ा सा आपको फायदा मिलेगा। जैसे तो हम तो पूरा ओवरऑल कवर कर ही रहे हैं, फिर भी अगर आपको कुछ करना है थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा रीडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।